नेशनल राइटर्स एंड कल्चरल फोरम के सिस्टम काव्यशाला में मैं डॉक्टर रजनी अग्रवाल वाग्देवी रत्ना आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। साथ ही संस्था के संस्थापक व अध्यक्ष कुंवर अनुराग जी का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जिन्होंने इतने सम्मानित मंच पर मुझे सरसी छंद सिखाने का सुअवसर प्रदान किया। आज की कार्यशाला में हम सरसी छंद का अध्ययन करेंगे। सरसी को समंदर छंद, हरिपद छंद, कबीर छंद और लोक छंद के नाम से भी जाना जाता है। सरसी से तात्पर्य सरसता से है। जिस काव्य के लेखन और पाठन में हृदय में सरसता आ जाए, मन प्रफुल्लित हो जाए, जिसकी लयात्मकता में हम डूब जाएं, ऐसा छंद सरसी छंद है। सरसी छंद को समंदर छंद कहा गया है, हरिपद छंद कहा गया है, कबीर छंद कहा गया है। इन समस्त बातों को लेकर मैं आपको सरसी छंद की परिभाषा बताऊंगी, जो स्वरचित है, और लय से मैं उसको गाकर सुनाऊंगी, ताकि आप उस अगर परिभाषा को याद कर लेंगे तो कभी भी सरसी छंद को नहीं भुला पाएंगे। सरसी विषम चरण चौपाई, सरसी विषम चरण चौपाई, 16 मात्रा भार, समचरणों में 11 मात्रा, लोक चंद उपहार। 4 चरण 2 पद में शोभित, हरिपद नाम कबीर, कथ्य भाव सागर गहराई, पना समंदर धीर। छत्तीसगढ़ में राउत दोहा, लोक नृत्य का गीत, भोजपुरी में रजनी होली, घोले रंग सुप्रीत। ये है सरसी छंद। पहली पंक्ति में मैंने आपसे कहा सरसी विषम चरण चौपाई, मतलब सरसी 4 चरण वाला विषम मात्रिक छंद है, जिसके विषम चरण अर्थात पहला और तीसरा चरण चौपाई की तरह होते हैं, और पहले और तीसरे चरण का मात्रा भार भी चौपाई के चरण के अनुरूप 16 मात्रा का होता है, और अंत में गुरु गुरु मात्रा भार होता है। समचरणों में 11 मात्रा, लोक छंद उपहार। और जो इसका दूसरा चौथा समचरण है, उसका मात्रा भार दोहा छंद के अनुरूप 11 होता है। इस आधार पर सरसी में कितनी मात्राएं हुई? कुल 27 मात्रा हुई। इन 27 मात्राओं में 16 मात्राएं हमें चौपाई छंद के अनुसार मिली और 11 मात्राएं दोहा छंद के अनुसार मिली, और कुल मिलाकर 27 मात्राओं का एक चरण इस सरसी छंद का होता है। और ये सरसी छंद 4 चरण का 2 पद का छंद है। 4 चरण 2 पद में शोभित, हरिपद नाम कबीर। इसके 4 चरण होते हैं, 2 पद होते हैं। 2 पद मतलब एक पद हमारा ये हुआ और एक पद हमारा ये हुआ, अर्थात ये 2 पंक्तियां हमारी चौपाई छंद के, यहाँ तक चौपाई छंद, ये हमारा आया दोहा छंद, फिर चौपाई छंद, ये दोहा छंद, मिलाकर ये 2 पंक्तियां 4 चरणों की सरसी छंद के अंतर्गत आ गए। अब प्रश्न उठता है कि हरिपद नाम कबीर, तो हरिपद इसको क्यों कहा जाता है? सूरदास जी ने सूरसागर में, तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में, गीतावली में, कृष्ण गीतावली में, और मीराबाई ने, नंददास जी ने पद शैली में प्रभु की स्तुति इसी छंद में की है। इसलिए इसे हरिपद छंद भी कहा जाता है। कबीर छंद क्यों कहा जाता है?
इसलिए कहा जाता है, भानु का मानना है कि होली के अवसर पर कहे जाने वाले कबीर, जोगीरा और कबीर जो कबीर के बानी के उल्टे अर्थ वाले होते हैं, वो भोजपुरी में गाए जाते हैं और वो इसी छंद में गाए जाते हैं, इसलिए हम इसे कबीर छंद भी कहते हैं। कथ्य भाव सागर गहराई बना समंदर धीर, इसका अर्थ है कि इसमें जो कथ्य होता है वो तीसरी और चौथी जो हमारे ये चरण आ रहे हैं दो दो पंक्ति के, इनमें होता है और उसका जो कथ्य भाव है वो बहुत गंभीर होता है और उसकी गंभीरता को सागर के समान कहा गया है। और सरसी का शाब्दिक अर्थ भी छोटा जलाशय होता है, इसलिए भिखारी दास ने इसको समंदर छंद का नाम दिया है। अब देखिए इसको लोक छंद क्यों कहा जाता है, इसके लिए मैंने पंक्ति बनाई है जो कि सरसी विधान पर ही है। 16-11 मात्रा प्रत्येक पंक्ति में। छत्तीसगढ़ में राउत दोहा, छत्तीसगढ़ में राउत दोहा, लोक नृत्य का गीत, भोजपुरी में रजनी होली घोले रंग सुप्रीत। इसका तात्पर्य है कि छत्तीसगढ़ के राउत समुदाय के लोग अपने लोक नृत्य के लोक गीतों को राउत दोहा छंद में गाते हैं, जो सरसी विधान का 16-11 मात्रा का छंद है और लोक गीत इस पर बनते हैं, इसलिए ये सर्वाधिक लोकप्रिय छंद बन गया है, इसलिए इसको लोक छंद के नाम से भी जाना जाता है। सरसी छंद में हम गीत भी लिख सकते हैं, गीतिका भी लिख सकते हैं, पद भी लिख सकते हैं और मुक्तक भी लिख सकते हैं, जो कि सरसी छंद के विधान पर होते हैं। लय मैंने आपको बता ही दी और इसमें जोगीरा भी लिखा जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ, मैंने आपसे कहा कि सरसी छंद का विषम चरण पहला और तीसरा चरण चौपाई छंद पर बना हुआ है 16 मात्राओं का। तो एक बार आपको पुनः याद दिला दूं, पिछली कार्यशाला में मैं आपको चौपाई छंद सिखा चुकी हूँ, एक बार पुनः बता देती हूँ। चौपाई छंद में 4 चरण होते हैं, हर चरण 16 मात्रा का होता है, इसलिए इसे सममात्रिक छंद कहा जाता है। मात्रा भार के अनुसार अंतिम पदांत चारों चरणों का गुरु गुरु होता है, इसलिए ये चौपाई छंद है। और एक बार मैं आपको इसको पुनः बता दूं कि जो 4 चरण हैं उनकी पहली पंक्ति और दूसरी, ये हर पंक्ति 2-2 पंक्तियां 4 चरणों की होती हैं, वो समतुकांत होती हैं। अब देखिए, मैं पिछली बार भी मैंने कार्यशाला में आपको हनुमान चालीसा से चौपाई बताई थी, आज उसको पुनः स्मरण कराती हूँ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ये 4 चरण हुए। पहले चरण में अंतिम पदांत में जो शब्द आया वो आया सागर, जिसका सागर दोनों गुरु मात्रा भाग वाले 2 गुरु हैं। दूसरी लाइन में आया उजागर, उजागर में भी अंत में 2 गुरु आ रहे हैं। तीसरी पंक्ति में आया बलधामा, इसमें भी धामा 2 गुरु आ रहे हैं। और सुतनामा, इसमें भी 2 गुरु अंत में आ रहे हैं। इस तरह ये 4 चरण वाला 16 मात्राओं का सममात्रिक चौपाई छंद हुआ। आज मैं आपको दोहे के बारे में बता दूं। दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है, जिसके पहले चरण में 11 मात्राएं नहीं 13 मात्रा होती हैं और सम चरण में इसके 11 मात्राएं होती हैं, जैसे सरसी छंद में होती हैं। इसी तरह
विषम चरण में दूसरी पंक्ति में भी 13 मात्रा प्रारंभ में होती है, जिसका अंत लघु गुरु से होता है, और समचरण में 11 मात्राएं होती हैं, जिसका अंत गुरु लघु से होता है। एक उदाहरण देखिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और न को शीतल करे, आप हूँ शीतल होए कबीरा, आप हूँ शीतल होए। देखिए दोनों मात्रा में आप भार देखिए, सम जो सम पद हैं मात्रिक छंद के, सम मात्रिक छंद, ये पहला है विषम चरण, तीसरा है विषम चरण, और दूसरा और चौथा है समचरण। इन सम चरणों के अंत देखिए, कोय गुरु लघु, होय गुरु लघु है, और मात्रा भार 13-11 13-11 है। ये हुआ सरसी छंद, जो चौपाई और दोहा छंद के सम्मिश्रण से बनता है। अब ये देखिए, मैं उदाहरण आपको दे रही हूं। इसका सरसी छंद का दे रही हूं, ध्यान दीजिए। 2-2 पंक्ति का होता है सरसी छंद। इन 2 पंक्ति को 2 पद कहते हैं। कपटी रिश्ते धोखा देते, कपटी रिश्ते धोखा देते, खूब दिखाते प्यार, मीठी चुपड़ी बातें करते, मन में रखते खार। ये देखिए, प्यार गुरु लघु मात्रा है, खार गुरु लघु मात्रा है, दोनों पंक्तियां समतुकांत हैं। कपटी रिश्ते धोखा देते, कपटी 4 मात्रा, रिश्ते 4 मात्रा, धोखा 4 मात्रा, देते 4 मात्रा, टोटल हुआ 16 मात्राएं। खूब 3 मात्रा, दिखाते 5 मात्रा, प्यार 3 मात्रा, कुल मात्रा भार 11 हुआ। इस तरह 16-11 मात्रा भार की एक पंक्ति हुई। दूसरी पंक्ति, मीठी चुपड़ी बातें करते, 4-4-4-4 16 मात्राएं। अंत देखिए, 2 गुरु, 2 गुरु, मन में रखते खार, मन 2 मात्रा, में 2 मात्रा, रखते 4 मात्रा, खार 3 मात्रा, कुल मिलाकर बनी 11 मात्रा। इस तरह अंत इनका तुकांत होता है, दोनों का, पंक्तियों का, या दोनों पद भी कह सकते हैं। और आप ये ध्यान रखिए, दोहे की ही तरह पहली पंक्ति के अंत में एक खड़ी पाई आती है, और दूसरे पद के अंत में 2 खड़ी पाई आती हैं। ये हुआ सरसी छंद 2 पंक्ति का। एक और सरसी छंद का उदाहरण आपको बताती हूँ। मुख सम्मुख मृदुवाणी बोले, थामे हस्त कटार, अवसरवादी बिना विचारे, करते छुप करवार। ये देखिए, मुख 2 मात्रा, सम्मुख 2 और 2 4, मृदु 2 मात्रा, वाणी 4 मात्रा, बोले 4 मात्रा, कुल मात्रा भार हुआ 16। दोनों में गुरु है, बोले। थामे हस्त कटार, थामे 4 मात्रा, हस्त 3 मात्रा, कटार 4 मात्रा। ये हुआ हमारा 11 मात्रा। अंत किससे हुआ है? गुरु लघु से। अगली पंक्ति देखिए, अवसरवादी बिना विचारे, करते छुप करवार। अवसरवादी 1 2 3 4 5 6 7 8 8 मात्रा का एक अटकल आ गया। बिना विचारे 3 और 5 मात्रा, एक अटकल, ये हो गया 16 मात्रा का चौपाई का ये छंद एक चरण का हो गया। करते छुप करवा, करते 4 मात्रा भार हुआ, छुप कर 4 मात्रा हुआ, वार 3 हुआ, 8 और 3 11 मात्रा ये हो गई। इसके अंत में आया वार, आर आर, ये दोनों समतुकांत शब्द हो गए, कटार वार। और देखिए यहाँ ये पंक्ति खत्म हो रही है
तो यहाँ 2 खड़ी पाई है दोहे की तरह, और यहाँ 1 खड़ी पाई है। आप कह सकते हैं चौपाई में भी यही दोनों चिन्ह आते हैं। अब आज मैं सरसी छंद के अंतर्गत आपको मुक्तक काव्य विधा सिखाऊंगी। आज जितने कवि सम्मेलन होते हैं, उन कवि सम्मेलनों में अपने काव्य पाठ का प्रारंभ करने से पूर्व और श्रोताओं की वाहवाही लूटने के लिए सर्वाधिक प्रचलित काव्य विधा के रूप में मुक्तक का प्रयोग किया जाता है। अब ये मुक्तक लिखे कैसे जाते हैं और इनका मात्रा भार क्या होता है। हर मुक्तक लिखते समय हमें एक लय ध्यान में रखनी चाहिए। उस लय के आधार पर हम मात्रा भार रखते हुए मुक्तक सृजित करते हैं। ये मात्रा भार किसी भी छंद का हो सकता है। आज मैं आपको सरसी छंद सिखा रही हूँ, तो सरसी छंद के मात्रा विधान पर ही मैं आपको मुक्तक का सृजन सिखाऊंगी। 16-11 मात्रा, चौपाई, धन, दोहा छंद के सम्मिश्रण से। इसकी परिभाषा भी मैं आपको मुक्तक के लिए सरसी छंद में देती हूँ, सुनिए। 4 पंक्ति की रचना मुक्तक, 4 पंक्ति की रचना मुक्तक, काव्य गेय उपहार। प्रथम पंक्ति दूजी चौथी में तुकांतता स्वीकार। तीसरी पंक्ति बिन तुक होती शर्त यही अनिवार्य। चौथी रजनी कथ्य प्रभावी मुक्तक का आधार। इसका तात्पर्य हुआ कि मुक्तक 4 पंक्ति का होता है। चारों पंक्तियां महत्वपूर्ण हैं। पहली और दूसरी पंक्ति और चौथी पंक्ति मुक्तक की समतुकांत होती हैं और तीनों पंक्तियों के अंत में खड़ी पाई लगाई जाती है। इसमें गेयता अनिवार्य होती है। तीसरी पंक्ति में समतुकांतता नहीं होती, यही मुक्तक की सार्थक अनिवार्य शर्त होती है। अगर तीसरी पंक्ति भी तुकांत हो गई तो वो मुक्तक नहीं कहलाएगा, चतुष्पदी में आपकी रचना फिर कहलाएगी। तो मुक्तक 4 पंक्ति का है। पहली, दूसरी, चौथी पंक्ति समतुकांत होती है। तीसरी पंक्ति में विधान वही रहता है, लय वही रहती है, लेकिन तुक वही नहीं रहता है। अब ये आता है कि ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी पंक्ति मुक्तक में कैसे लिखी जाती हैं। पहली और दूसरी जो पंक्तियां होती हैं मुक्तक की, उनकी बनावट गीतिका के मुखड़े की तरह होती है। जैसे गीतिका में दोनों पंक्तियां प्रारंभ की समतुकांत होती हैं, वैसे ही मुक्तक की दोनों पंक्तियां समतुकांत होती हैं, जो भूमिका के रूप में मुक्तक में लिखी जाती है। अब बात आती है तीसरी, चौथी पंक्ति की। मुक्तक की तीसरी पंक्ति कथ्य का प्रारंभ कहलाती है। जो भी हम विषय लेकर लिख रहे हैं मुक्तक, उसका विषय की भूमिका पहली और दूसरी पंक्ति बनाती है। तीसरी पंक्ति जो है वो कथ्य का प्रारंभ करती है, जिसकी पूर्णता चौथी पंक्ति में होती है। अर्थात चौथी पंक्ति कथ्य का सार होती है। उस चौथी पंक्ति पर ही आपका मुक्तक निर्भर करता है। वैसे तो मुक्तक के लिए ये सारी ही बातें विधान में हमें ध्यान रखनी चाहिए, लेकिन विशेष तौर पर चौथी पंक्ति कथ्य का सार हो, ये ध्यान रखना चाहिए। अब मुक्तक विधा को मैं आपको सरसी छंद के माध्यम से समझाती हूँ। जो मैंने अभी 2 पद, 2 पंक्तियों के आपको 2 उदाहरण दिए सरसी छंद के, उन्हीं 4 पंक्तियों को देखिए मैं मुक्तक में बदलूंगी। आपकी समझ में आएगा कि मुक्तक और चतुष्पदी में क्या अंतर है। देखिए, कपटी रिश्ते धोखा देते, खूब दिखाते प्यार, मीठी चुपड़ी बातें करते, मन में रखते खार। ये आपकी वही सरसी
मूल छंद की 2 पंक्तियां हैं जो मैंने पहले आपको बताई थी। हम इन्हीं को दोनों पंक्तियों को भूमिका के रूप में रख रहे हैं अपने मुक्तक में, जो रिश्तों के बारे में बता रही है। यानी इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि हमारा ये मुक्तक रिश्तों को लेकर है। अब देखिए तीसरी पंक्ति थी, मुख सम्मुख मृदु वाणी बोले थामे हस्त कटार। अगर हम इस लाइन को लेते हैं तो समतुकांत होने के कारण ये मुक्तक नहीं रहेगा। इसलिए हमने इस तीसरी लाइन को कथ्य के प्रारंभ के रूप में यहाँ इस तरह लिखा है, परिजन के पथशूल बिछाते देते हरदम घात। हमने यहाँ कटार वाली लाइन को पूरा चेंज कर दिया और लिखा परिजन के पथशूल बिछाते देते हरदम घात, कि ये रिश्तेदार वो होते हैं जो अपने ही परिवार के लोगों के राह में शूल बिछाते हैं, अर्थात कांटे बिछाते हैं कि इनको किसी ना किसी तरह कष्ट दे दो, और छिपकर करते वहां यानी देते हरदम घात, और उनको हर तरह से चोटिल करते हैं, उन्हें किसी भी तरह से आघात प्रदान करते हैं। अब देखिए ये हमारा हुआ कथ्य का प्रारंभ। अब मैं आती हूँ मुक्तक की अंतिम पंक्ति, जो मुक्तक में कथ्य का सार होती है। अवसरवादी बिना विचारे करते छुप करवार। ये रिश्तेदार बहुत अवसरवादी कपटी लोग होते हैं जो मौके की तलाश में रहते हैं, मौका देखकर पीठ के पीछे से बात कर देते हैं। ये हुआ हमारा मुक्तक, जिसका विधान मैंने आपको बताया। देखिए सरसी छंद की ये 16 मात्रा चौपाई के अनुसार है। ये देखिए 11 मात्रा भार का दोहा का विधान है। यहाँ इसमें भी दूसरी पंक्ति में भी 16-11 मात्रा है। ये दोनों पंक्तियां तुकांत हैं, इसमें भी 16-11 मात्रा है, ये भी तुकांत है। लेकिन अंतर क्या आया, हमने तीसरी पंक्ति जो तुकांत थी उसको हटा दिया। अब चिन्ह देखिए, पहली पंक्ति खड़ी पाई, दूसरी पंक्ति खड़ी पाई, तीसरी पंक्ति में हम योजक चिन्ह की तरह डैश लगाते हैं, और चौथी पंक्ति में भी हम खड़ी पाई का प्रयोग करते हैं। ये हुआ हमारा मुक्तक, जो आज मैंने आपको सरसी छंद के अंतर्गत गाकर लय से सिखाया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये लय अच्छी तरह समझ में आ गई होगी और आप एक अच्छा सा मुक्तक लिख सकते हैं। मैं संस्था के संरक्षक, संस्थापक या अध्यक्ष कहिए, कुंवर अनुराग जी को पुनः आभार व्यक्त करना चाहूंगी और आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी कि कुंवर अनुराग जी ने मुझे इतने सम्मानित मंच पर सरसी छंद सिखाने का सुअवसर प्रदान किया। धन्यवाद।